हे हाय हेलो एवरीवन। तो गाइस, इस तरीके की दो वीडियोस ऑलरेडी मैंने पहले अपलोड कर रखी है कि किस तरीके से आप लॉजिक का यूज करके टफ क्वेश्चंस को भी आप किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। तो इस पे ये कुछ पब्लिक रिएक्शन आए और मुझे बहुत अच्छा लगा ये पढ़ के। काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं इन चीजों को, राइट। तो यहाँ माय जीएफ सजेस्टेड मी, इट वाज वर्थ इट। थैंक यू सो मच यार इतने अप्रिसिएशन के लिए। बाकी फिर से स्टार्ट करते हैं ये सीरीज। तब हम ऐसे ही जारी रखेंगे, 10-12 पीवाईक्यूज हर रोज हम डिस्कस करेंगे। और अभी हम जो 2020 का पीवाईक्यूज हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे, 10-12 पीवाईक्यूज इस लेक्चर में। और हम देखेंगे कि किस तरीके से आप लॉजिक, सिंपल लॉजिक का यूज करके आप आंसर के या तो बहुत क्लोज पहुंच सकते हो या फिर राइट आंसर तक पहुंच सकते हो, राइट। तो यहाँ एक बात और, ट्रिक्स पे कभी भरोसा मत करना। 2019 से पहले के पेपर लगा के देखना, वहां पे आपकी सारी ट्रिक्स काम आएंगे। वहां आप 130 140 स्कोर कर जाओगे ट्रिक्स के भरोसे। एक्सट्रीम वर्ड्स, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ये एलिमिनेट करो, वो एलिमिनेट करो, फलाना ढिमकाना। 2019 के बाद के क्वेश्चन पेपर देखना, वहां आपके ट्रिक्स काम नहीं आएंगे। वहां चारों की चारों स्टेटमेंट्स वो एक्सट्रीम दिए जा रहे हैं, बताओ, राइट। तो ट्रिक्स के भरोसे मत रहिए, लॉजिक का तो आपको हर जगह यूज करना है, ये मैं हर लेक्चर में आपको बता रहा हूं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं ये 31st क्वेश्चन, राइट। तो यहां इन्होंने एक टर्म दी हुई है कि परामिता। परामिता इनमें से क्या चीज डिनोट करती है? परामिता, राइट। तो पहले स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं कि अर्लीस्ट धर्मशास्त्राज, या फिर फिलोसफिकल स्कूल्स है ये कोई, राइट, जो कि वेदों की अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या परफेक्शंस whose attainment led to बोधिसत्वा पाथ, या फिर पावरफुल मर्चेंट गिल्ड्स। इनमें से क्या हो सकता है? एक आम आदमी, मैंने भी नहीं सुना था इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने से पहले, मैंने पारमिता को नहीं सुना था, लेकिन मैंने कोशिश जरूर की थी कि इसको किस तरीके से हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। जब भी आपको वो टर्म पूछे, मतलब यूपीएससी आपसे लॉजिक पूछ रहा है भाई, अगर वो इस तरीके की वेग सी टर्म कहीं से उठा के दे रहा है, उसके पीछे वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आप मतलब अपना दिमाग घुमा सकते हैं क्या आसपास चारों तरफ, राइट। तो इन वर्ड्स को, जब भी मैंने पिछले लेक्चर में भी बात करी, राइट, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि लास्ट ईयर ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि यस, स्थाविरवादी, इन्हें हमने लिंक किया था थेरावादा से, राइट। यस, ये जो टर्म्स वाला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि बनिया, मिरासीदार, ये पिछले लेक्चर में मैंने कवर किया हुआ है कि कैसे हम यहाँ पे आंसर के बहुत क्लोज पहुंचे थे, राइट, सिर्फ मीनिंग को देख के। अब देखो, अगर हमने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है परामिता वाला, इफ वी वांट टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं इस टर्म को, पहले परम और फिर मितास। परम मिता, परामिता, परम मिता, परामिता। परम का मतलब होता है समथिंग दैट इज हायर, ऑफ हायर लेवल, राइट, ऑफ हायर लेवल। अब परामिता को हम यहाँ पे जब हम प्रोनाउंस करते हैं इस टर्म को, तो हमें लगता है कि ये किसी किसी इंसान के बारे में होगा। ये या तो कोई डेजिग्नेशन हो सकती है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में होगा। ये कोई चीज नहीं हो सकती है, राइट। ये ऐसा कोई दान वगैरह नहीं हो सकता है परामिता, या ये कोई धर्मशास्त्र नहीं हो सकता है। अगर होता, धर्मशास्त्र होता, तो आपने वो 6 के 6 तो पढ़े हुए हैं, राइट, सूत्र आपने पढ़े हुए हैं, विशेषिक वगैरह ये सारी कुछ आपने पढ़ा हुआ है, तो आप परामिता भी पढ़ ही लेते। धर्मशास्त्र ऑलरेडी आपने पढ़ रखे हैं। अगर ये परामिता धर्मशास्त्रों का नाम होता तो आप इसको पढ़ लेते भाई, आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा होता ये। सेकंड, फिलोसफिकल स्कूल्स दैट डिड नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदा। आपको पता है ऐसे कौन से फिलोसफिकल स्कूल थे? सिंपली आपके जो उत्तर मीमांसा थे, राइट। और आपकी इवन ये जो जिसे आप श्रमणा ट्रेडिशन कहते हैं, जिसमें आपका जैनिज्म, बुद्धिज्म, और वो मखली गोसाल वाला जो उसने अपना सेक्ट शुरू किया था, ये सारे जो आते हैं, राइट, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हुए हैं। इनमें कहीं परामिता पढ़ा क्या? No, whenever you was studying any such kind of school, you did not study paramita. It means कि ये भी आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर इतनी सिंपल चीज होती तो आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ी होती भाई। नेक्स्ट आता है कि पावरफुल मर्चेंट गिल्ड्स। नो सर, इन्हें तो हम श्रेणी कहते थे, श्रेष्ठी जो श्रेणी का हेड हुआ करता था, राइट। तो
ये भी नहीं हो सकता है। मोस्ट जब जब आप इसको रिलेट करने लगेंगे पारमिता, तो आपको लगेगा कि यस, किसी एक ऐसे इंसान के बारे में बात हो रही है जिसने हायर लेवल ऑफ समथिंग, हायर फिलोसफिकल लेवल हैज बीन अटेन्ड बाय सम पर्सन, उसे हम कुछ ऐसा कह सकते हैं। ये फिर से इंट्यूशन वाली बात है, मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो नहीं, राइट। तो पारमिता आंसर भी यही है, सी इज योर आंसर पारमिता का। तो इस तरीके से वर्ड्स को आप लिंक करके उनको तोड़ो मरोड़ो जैसे मर्जी, उसकी कुछ सेंस बनाने की कोशिश कीजिए और फिर स्टेटमेंट्स के साथ इसको लिंक करने की कोशिश कीजिए। दिस इज हाउ यू कैन कम वेरी मच क्लोजर टू द आंसर। इवन अगर आप इतने क्लोज पहुंच सकते थे कि इन दो ऑप्शन तक आप पहुंच सकते हो, राइट, इतने क्लोज पहुंच सकते थे, क्योंकि मानते हैं ये जो मर्चेंट गिल्ड्स हैं इनके नाम अलग अलग हुआ करते थे। नॉर्थ इंडिया में श्रेणी हुआ करती थी, राइट, साउथ इंडिया में इनके अलग नाम हुआ करते थे। कम से कम इन दो ऑप्शन तक आप पहुंच सकते थे ऐसी ही ट्रिक का यूज करके। सिमिलरली 32nd क्वेश्चन आया है कि रानी रखमाबाई केस इनमें से किससे रिलेटेड है? किसी ने नहीं पढ़ा है ये केस, किसी ने नहीं पढ़ा था, इससे पहले भी कभी नहीं पढ़ा होगा। जिस आदमी ने सारी बुक्स रट रखी होंगी शायद उसको कुछ पता होगा। स्टैंडर्ड बुक्स में कहीं पे भी नहीं है रखमाबाई केस का नाम, लेकिन लॉजिक का यूज करो। फर्स्ट स्टेटमेंट ही यहां पे दी गई है कि क्या ये केस वुमेन्स राइट टू गेन एजुकेशन पे था। अगर अभी तक वुमेन एजुकेशन लेने के लिए, मतलब लीगली, अभी राइट की बात हो रही है, राइट इज समथिंग दैट शुड बी इंस्क्राइब्ड इन द लॉ, और अगर लीगली राइट लेने की बात हो रही है वो भी 1884 में, इसका मतलब यह है कि वुमेन क्या अभी तक लीगली एजुकेशन लेने के लिए स्ट्रगल कर रही थी? क्या अभी तक वुमेन को एजुकेशन गवर्नमेंट डिनाई कर रही थी? नो। अगर ऐसा होता तो जो बेथ्यूने स्कूल आपने पढ़ा है, जॉर्ज बेथ्यूने ने जो अपना 1849 में जो स्कूल खोला था, ओपन किया था, राइट, वो तब कैसे ओपन हुआ उस वक्त? अगर ऐसा होता तो आपने पढ़ा होगा कि जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है उन्होंने बहुत सारे गर्ल्स के स्कूल ओपन किए, राइट। तो ये सब कैसे हो गया अगर अभी तक लीगली वुमेन को राइट नहीं मिला था? स्टेटमेंट 1 मस्ट बी इनकरेक्ट बेस्ड ऑन योर लॉजिक। इसी को एलिमिनेट कर दो और आपका आंसर ये आ जाएगा, बी इज योर आंसर, राइट आंसर, राइट। तो दिमाग खुला रखने की जरूरत है, और ये चीजें ऐसी है जो आपने याद नहीं रखनी है, राइट, हर चीज मतलब रटनी नहीं है। फिर भी रखमाबाई इसलिए भी ये जरूरी है क्योंकि एज ऑफ कंसेंट जो फिर एक्ट बाद में 1891 में पास भी हुआ था, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, याद रखना इस एज ऑफ कंसेंट एक्ट को जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने इस एज ऑफ कंसेंट एक्ट का विरोध किया था। ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ इट। यूपीएससी कहीं से भी आपको क्वेश्चन दे सकती है, राइट। तो इन्होंने इसका बहुत ज्यादा विरोध भी किया था एज ऑफ कंसेंट एक्ट का, जिसमें कि मिनिमम कंसेंट की एज 14 या 15 ईयर्स रखी हुई थी। आई थिंक 15 वाज द मिनिमम कंसेंट एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, राइट। तो ये इससे रिलेटेड था, बेसिकली रिस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, इन दोनों से ये रिलेटेड था रखमाबाई केस। और ये रखमाबाई इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया की सबसे पहली महिला डॉक्टर्स में से एक ये है। और इसी के चलते आपने एक और नाम याद रखना है, ये भी न्यूज में था, राइट, कादम्बनी गांगुली, ये दोनों कंटेम्पररी थे। कादम्बनी गांगुली वो औरत थी जिसने पहली बार किसी औरत ने कांग्रेस के सेशन को 1890 में एड्रेस किया, राइट, पहली इंडियन वुमेन। और ये पहली इंडियन वुमेन थी जो कलकत्ता कॉलेज से पास आउट हुई, ग्रेजुएट हुई थी, राइट। तो इसलिए भी ये कादम्बनी गांगुली इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से बाकी चीजें भी लिंक करते हुए इसमें आप पढ़ें, तो इससे रिवीजन भी चलता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, पता है तो है, नहीं है तो फिर भी इसमें, लेकिन चलो लॉजिक का यूज तो हम इसमें कर ही सकते हैं कि इंडिगो कल्टीवेशन जो है इंडिया में 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में डिक्लाइन होना शुरू हो गई। क्या कारण थे? अगर आपने कारण नहीं भी पढ़े होंगे तो चलिए देखते हैं। बाकी इसमें जरा स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। इफ यू हैव नॉट स्टडीड द कॉजेस, तो भी स्टेटमेंट से हम आंसर के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है कि इसका कारण था
इंडिगो यानी नील का कल्टीवेशन जो कम हुआ उसका कारण था पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि पीजेंट रेजिस्टेंस टू ऑप्रेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांटर्स, कि प्लांटर्स का जो ऑप्रेसिव कंडक्ट हुआ करता था इसके खिलाफ पीजेंट्स ने रेजिस्टेंस करना शुरू कर दिया। अब हमें पता है कि जो इंडिगो की वजह से चंपारण में जो रिवोल्ट है, राइट, जो चंपारण सत्याग्रह हुआ वो 1917 के आसपास हुआ, और वो इसीलिए हुआ क्योंकि जो प्लांटर्स थे वो अपनी इनकम बढ़ाने के लिए जो इंडिगो कल्टीवेशन है, अब दो, कल्टीवेटर अलग चीज है, प्लांटर अलग चीज है, राइट, प्लांटर्स अलग चीज है, प्लांटर्स जो मालिक हुआ करते थे, कल्टीवेटर्स जो उसमें कल्टीवेट करते थे। तो इंडिगो प्लांटर्स है, उन कल्टीवेटर से बहुत ज्यादा टैक्स ले रहे थे, पट्टा जिसे हम कहते हैं। तो इसमें तीन कठिया सिस्टम उस टाइम चलता था कि आपको 3/20th पार्ट टैक्स के रूप में देना होता था किसे, प्लांटर को, राइट, तीन कठिया सिस्टम। तो ये सिस्टम के खिलाफ वो रेजिस्टेंस आया था कब, 1917 में। अब यहां बात हो रही है बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। इट मीन्स 1902 की भी बात हो रही है, 1903 की भी बात हो रही है, 4 की भी बात हो रही है। ऐसा कुछ तो हुआ होगा ना 1902, 3, 4 में भी, जब फिर इसका डिक्लाइन होना शुरू हुआ। क्या हो सकता है? दूसरी चीज आती है कि नेशनल लीडर्स ऑपोजिशन टू कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। देखो, इंडिगो के कल्टीवेशन का विरोध 1850s में भी हुआ था। एक इंडिगो रिवोल्ट हुआ था 1859 में, बिहार में ही, इंडिगो बिहार और बंगाल में, राइट, 1859 में जो इंडिगो रिवोल्ट हुआ, उस रिवोल्ट, अब अगर भाई, अगर नेशनलिस्ट लीडर्स के ऑपोजिशन की वजह से प्रोडक्शन डिक्लाइन हो जाती तो उस वक्त भी होनी थी, 1859 में भी हो जाती, राइट। अभी ही क्यों हो गई भाई, ये कुछ तो अलग रहा होगा, तो ये भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर प्लांटर, भाई जब से इंडिया में इंडिगो कल्टीवेशन शुरू हुई थी तब से लेके प्लांटर्स पे गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट कंट्रोल बना रखा था, तब से लेके। अगर इसकी वजह से प्रोडक्शन कम होना होता तो शुरुआत से ही कम होता, राइट, गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल की वजह से अगर प्रोडक्शन कम होना होता तो शुरुआत से ही कम होता, राइट। इट मींस बी इज योर राइट आंसर एंड इट इज राइट आंसर, क्योंकि जर्मनी के लोगों ने 20th सेंचुरी के बिगनिंग में जो आर्टिफिशियल इंडिगो है, आर्टिफिशियल कलर्स है, वो इन्वेंट कर दिए थे। अब जब आर्टिफिशियल रंग आपने इन्वेंट कर दिए तो फिर जो नेचुरल कलर्स, नेचुरल इंडिगो उगाने में आपका जो पैसा था, ये नेचुरल जो इंडिगो होता था ये काफी महंगा पड़ता था, राइट। अब ऑब्वियसली जो कपड़े की उस वक्त मिलें थी वो जो आर्टिफिशियल इंडिगो है उसी को ही खरीद लेती, राइट, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है उन्हें। दिस इज वाई प्रोडक्शन डिक्लाइंड एंड दिस वाज द रीजन। तो इस तरीके से आप कंपेयर करके चीजों को कर सकते हो। अगेन फोर्ट विलियम कॉलेज, कि भैया वेल्जली ने ये 1802 में ये फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में एस्टेब्लिश किया था। क्यों किया था, राइट, और ये फोर्ट विलियम कॉलेज इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2017 या 18 के क्वेश्चन पेपर में भी इस पे क्वेश्चन बना था। उन्होंने बोल दिया था कि फोर्ट विलियम कॉलेज वाज एस्टेब्लिश्ड बाय कर्जन विले। नो, इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय वेल्जली। कर्जन विले इसका भाई था, वो एक मिलिट्री कमांडर हुआ करता था इसके टाइम में, राइट। तो ये इसीलिए एस्टेब्लिश हुआ क्योंकि वो इंडियन जो लोग हैं, देखो एम्प्लॉयमेंट वो तो देना ही नहीं चाहते थे, राइट। इंडियंस को एम्प्लॉयमेंट देके वो क्या करेंगे, वो सिंपली जो ब्रिटिश सिविलियंस हैं वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए उन्हें ट्रेन करना चाहता था, इसीलिए ये फोर्ट विलियम कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था, राइट। तो ऐसे आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो भाई। उनको 1802 में इंडियंस को एम्प्लॉयमेंट देने की इतनी इतनी क्या मतलब, ऐसा उन्होंने सोचा होगा क्या ब्रिटिशर्स ने? नहीं। ही वांटेड टू रिवाइव इंटरेस्ट इन ओरिएंटल लर्निंग इन इंडिया, बिल्कुल नहीं। ब्रिटिशर्स ने शुरुआत से ही ओरिएंटल लर्निंग मतलब भारतीय भाषाओं में लर्निंग का विरोध किया, राइट। ये तो जो वुड्स डिस्पैच आपका आया कहाँ, 1854 में चल के, उस वक्त ओरिएंटल लर्निंग को थोड़ा बहुत रिकॉग्नाइज किया गया, वो भी प्राइमरी लेवल पे, राइट। तब से पहले तो वो ओरिएंटल लर्निंग को हमेशा डिनाउंस करते रहते थे। तो ये भी आपका गलत हो गया स्टेटमेंट ऐसे। एंड ही वाज आस्क्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट लंदन टू डू सो। इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन फिर जिसको पता है वो पता है। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। अगेन, उलगुलन और द ग्रेट टुमुल्ट, इस पे क्वेश्चन बना हुआ है।
अगेन इट इज रिलेटेड टू योर इंडिगो योर बिरसा मुंडा का रिवोल्ट, राइट। और इसके बारे में आपने याद रखना है कि एक कुनतकठी सिस्टम, नॉट तिनकथिया, कुनतकठी सिस्टम वाज अ काइंड ऑफ ट्राइबल सिस्टम। ये एग्रीकल्चरल सिस्टम होता था, राइट, जिसमें कम्युनिटी एग्रीकल्चर होती थी। इस सिस्टम को जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इस एग्रीकल्चर के सिस्टम को वहां पे काफी डिसरप्ट कर दिया था अपनी लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज की वजह से, जिसकी वजह से ये बिरसा मुंडा का रिवोल्ट हुआ, राइट। सॉल्ट लॉ भी इसका एक कारण था क्योंकि सॉल्ट पे टैक्स उस वक्त लगता था। तो दीज वर सम ऑफ द कॉजेज। और एक और बात इसमें याद रखनी है कि धरती आबा एक टाइटल है जो बिरसा मुंडा को दिया गया था, धरती आबा। इसे भगवान माना गया था मुंडा ट्राइब के लोगों ने। धरती आबा वाज द टाइटल दैट वाज गिवन टू बिरसा मुंडा एट दैट टाइम। तो ये फिर से पूछा जा सकता है, 2-3 बार पूछा जा चुका है ये। नेक्स्ट कम्स कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पाणिनि इज एसोसिएटेड टू पुष्यमित्र शुंग। भाई पुष्यमित्र शुंग जो है ये शुंग डायनेस्टी का रूलर था, शुंग डायनेस्टी का रूलर था। अगर आपने पाणिनि और अष्टाध्यायी के बारे में थोड़ा भी पढ़ा होगा तो इसमें लिखा हुआ है मौर्य के बारे में, प्री मौर्यन पीरियड के बारे में भी। तो पाणिनि जो है ये 4th सेंचुरी बीसीई का, मौर्यन टाइम का, मतलब मौर्यन और प्री मौर्यन टाइम का ये एक विद्वान हुआ करता था। इसने अष्टाध्यायी लिखी और पाणिनि की ही अष्टाध्यायी पे फिर एक कमेंट्री लिखी आगे पतंजलि ने, जिसे महाभाष्य कहते हैं, राइट। तो अगर थोड़ा आपको पता होता तो आप स्टेटमेंट 1 एलिमिनेट कर सकते थे, ये पुष्यमित्र शुंग नहीं, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग तो बहुत बाद में आया, शुंग डायनेस्टी मौर्य के बाद आई, राइट। तो ये आप एलिमिनेट कर सकते थे। अगर आपको पता होता कि अमर सिंह, ये अमर सिंह हर्षवर्धन से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि हर्षवर्धन के बारे में अगर अगर होता तो हमने अमर सिंह का कहीं ना कहीं तो नाम सुना होता, राइट। तो बाण भट्ट जो हर्षचरित लिखने वाला आदमी है वो हर्षवर्धन से रिलेटेड है। अमर सिंह बेसिकली जो चंद्रगुप्त सेकंड के जो नवरत्न हुआ करते थे उसका एक पार्ट था, ये एक पोइट था। तो बी भी एलिमिनेट करके आप सी तक पहुंच सकते हो। यस, कालिदास वाज रिलेटेड टू चंद्रगुप्ता सेकंड। So this is how you can eliminate the things. Next comes कि प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। अगेन लास्ट ईयर भी माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज पे 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है। लगातार 2-3 साल से माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस पे क्वेश्चन बने हैं। लास्ट ईयर तो ये पूछ लिया था कि क्या सिर्फ फीमेल से जो जो इन्फेंट है वो अपनी मदर से ही क्या माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस इनहेरिट करता है। यस, ये डिजीजेस मदर से ही इनहेरिट होती है। इट इज रिलेटेड टू एक्स क्रोमोसोम। सो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज से रिलेटेड है ये प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, राइट। ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड नहीं है। प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को इसमें ट्रांसफर किया जाता है बेसिकली, राइट। तो जो खराब आपका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। और ये ही टेक्नोलॉजी याद नहीं रखनी है, अगली बार वो आपसे पोलर बॉडी ट्रांसफर भी पूछ सकते हैं, पीबीटी, ये भी इसी से रिलेटेड है। पीबीटी, पोलर बॉडी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, इज ऑल्सो रिलेटेड विद माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज का जो क्योर है उससे रिलेटेड है। और राइट, तो इस तरीके की जो चीजें हैं आपने लिंक करते हुए चलनी है, इंपॉर्टेंट है। अगेन मुझे नहीं पता यूपीएससी ने क्या सोच के ये आंसर की में ऐसे डाला। इसमें पूछा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनमें से किन चीजों में इफेक्टिवली यूज होती है। कैन इफेक्टिवली बी यूज्ड, कैन इट मींस इट इज टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हर जगह है। टू ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूनिट, बिल्कुल सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप यूज करो, वो खुद असेस करेगी कि कौन सी मशीन को कब बंद करना है, राइट। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होगी। नेक्स्ट, क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज। यस, ये भी हो सकता है, लेकिन यूपीएससी ने पता नहीं क्यों इस ऑप्शन को ही एलिमिनेट कर दिया, स्टेटमेंट 2, क्योंकि मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज क्रिएट हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स को मिला के चाइना एक ऐसा रोबोट बना सकता है जो एंकरिंग कर रहा था, राइट, न्यूज एंकर बन चुका था वो, तो वो मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज क्रिएट नहीं कर सकता क्या? इट कैन क्रिएट, देयर हैज बीन ह्यूज रिसर्चेस, राइट। नेक्स्ट आता है कि डिजीज डायग्नोसिस, इसमें तो यूज होता है। टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्सेशन, यस, गूगल टेक्स्ट आपको पता है, राइट, ये जो एलेक्सा वगैरह है इसमें तो यूज होता है। वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यस, वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। एक इसका एग्जांपल देता हूं,
एक टेक्नोलॉजी है राइट, जिसे हम कहते हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन, NFC। इसमें क्या होता है कि जो नियर फील्ड कम्युनिकेशन की जो डिवाइस है, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्कैनर है और अगर कोई चिप है, चिप के पास अपनी कोई भी बैटरी नहीं होगी, बस स्कैनर से उसको रेडियो सिग्नल मिलेंगे और वो चिप उस रेडियो सिग्नल को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगी। इट मीन्स without wire distant transfer of wireless electricity it is possible। और इसमें भी आप कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज। आंसर शुड बी डी, बट आई डोंट नो व्हाई यूपीएससी ऑप्टेड फॉर दिस बी आंसर। इन्होंने 2 और 5 को एलिमिनेट कर दिया था राइट। तो यूपीएससी का आंसर और यूपीएससी का ट्रुथ बोथ आर वेरी डिफरेंट थिंग, but just for one question we cannot change our guessing strategy right। तो ये बाकी चीजें we will discuss in next lecture। Do write in the comment section that how can we make these lectures more effective, and if you have certain guessing strategy do share it with us in the comment section। thank you so much, मिलते हैं, take care, bye bye।